नमस्कार दोस्तों। आज है 27 अगस्त 2026 और हम आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण खबर जो हम सवालों के माध्यम से शुरू करते हैं आज के पहले खबर से। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कौन सा नया अभियान शुरू किया है? आपके पास चार ऑप्शन है सामने। अभी हम आंसर नहीं देखते हैं, पहले खबर को समझते हैं। तो हाल ही में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो है एक नया अभियान जो वो शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको कीवर्ड याद रखना है, आर्थिक दबाव। ठीक है। अब ईरान से जुड़े हुए स्टैटिक्स को हम समझते हैं। ईरान जो है वो पश्चिमी एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी राजधानी तेहरान है। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो ईरानी रियाल करेंसी है। यहाँ की अगर हम भाषा की बात करें तो फारसी है ना, जो फारसी भाषा है यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अगर आप मैप में देखें तो ईरान जो है इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। इसी क्षेत्र में आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज भी स्थित है, जो पूरे विश्व के तेल परिवहन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव एरिया है। और खास करके जो अभी विवाद में आया हुआ है, पूरे 6-7 महीने से चल रहा है जो, तो ये कारण यही है। अमेरिका और ईरान के बीच जो लड़ाई हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, क्योंकि ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर रखा है और पूरे विश्व का 20 से 30% जो तेल है इसी रास्ते से, इसी रूट से होकर के गुजरता है, जो फिलहाल बाधित है। अगर हम बात करें ईरान का तो वो ओपेक का सदस्य है, ये भी आपको याद करना है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकोस्ट। हमने आपको क्वेश्चन में बताया था ना कि जो आर्थिक रूप से दबाव डाला है, तो आर्थिक रूप से दबाव डाला है तो इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ ही इसमें जो मैच करेगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका मैच कर रहा है, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले खबर को देखते हैं। मुंबई को पहली बार किस ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया गया है? ठीक है, मुंबई को पहली बार किस ग्लोबल इंडेक्स में जो है वो शामिल किया गया है? तो पहले खबर को हम समझते हैं। ये इंडेक्स जो है मुख्य रूप से ऐसे शहरों या लोकेशन को दिखाता है जो रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल वर्क या हाइब्रिड वर्किंग के लिए अनुकूल हो। इसे दोस्तों अगर हम बात करें तो IWG से जोड़ा गया है, जिसका अगर काम जो देखा जाए तो फ्लेक्सिबल और हाइब्रिड वर्किंग सोल्यूशन से संबंधित है। अब हम मुंबई से जुड़े हुए स्टैटिक्स को समझ लेते हैं। अगर हम बात करें मुंबई का तो मुंबई जो है उसकी राजधानी जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। ये जो है अरब सागर के किनारे पर स्थित है। यह भारत का एक प्रमुख फाइनेंशियल और कमर्शियल जो है वो सेंटर भी है। अगर हम बात करें तो भारत के जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका अगर देखा जाए सेंट्रल ऑफिस तो भी मुंबई में स्थित है। और इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE, NSE जो है वो भी मुंबई में ही स्थित है। अब बात आती है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ था और ये एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी इसको गिना जाता है। ठीक है, तो वापस चलते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न में हमने बताया आपको कि यहाँ पर कौन सा इंडेक्स है, तो अभी देखा जो इंडेक्स है वो रिमोट और फ्लेक्सिबल वर्किंग से संबंधित है। तो इसलिए चारों ऑप्शन में हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, IWG 2026 वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 25 अगस्त 2026 को किस डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने अपनी 10वीं जो वर्षगांठ है वो मनाई है? ठीक है, तो इससे पहले आपको आंसर पर ढूंढने से पहले आपको टॉपिक को समझना होगा। तो पहले चलिए टॉपिक को समझते हैं। जिस पेमेंट सिस्टम की आप बात कर रहे हो उसका पूरा नाम क्या पता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सबके मोबाइल में होगा, UPI, फोन पे, गूगल पे, सब में ये चलता है। ठीक है, तो इसे NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया था। अगर हम बात करें NPCI की तो इसका स्थापना जो है वो 2008 में हुई थी, है ना। इस पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ही हम जो है वो बैंक अकाउंट के बीच जो है तुरंत हम जो है डिजिटल फंड जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा हमने सिस्टम जो है बनाया था। ठीक है, ये एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि जो है वो VPA का इस्तेमाल जो कर करके पेमेंट को क्या करता है, तुरंत ट्रांसफर करता है, इमीडिएट ट्रांसफर करता है। अब दो रिलेटेड टर्म्स यहाँ पर आपको याद रखने होंगे, जैसे कि एक भीम है ना। भीम की अगर हम बात करें तो ये इसका अगर पूरा नाम देखें तो भारत इंटरफेस फॉर मनी है और यह UPI आधारित ही एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं है कि भीम कुछ अलग से नहीं, ये भारत सरकार का एक एप्लीकेशन है जो UPI आधारित होता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें रुपए का तो ये भारतीय कार्ड पेमेंट नेटवर्क है जिसे NPCI ने विकसित किया है। तो दो, एक UPI और एक हो गया रुपए जो कार्ड पेमेंट नेटवर्क है, दोनों को विकसित किसने किया है? तो NPCI ने विकसित किया है। तो मैंने आपका जो है नाम का फुल फॉर्म जैसे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बताया। अब ऑप्शन को देखिए ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन आपको B UPI यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन B टिक कर लो। अगली खबर है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक नए जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की गठन उसकी घोषणा की है, तो उसका नाम क्या है? ठीक है, तो पहले चलिए हम इसको जो है समझते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का ये महत्वपूर्ण क्या है, और खास करके पश्चिम बंगाल के संदर्भ में इसको हम देखते हैं कि ये पश्चिम बंगाल के लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो इतने महत्वपूर्ण क्यों है।
अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसकी दक्षिणी भाग, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी जो से लगा हुआ है, यहाँ एक सुंदरवन क्षेत्र भी है ना, जो साइक्लोन और फ्लड जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भरा हुआ पड़ा है। हमेशा जो है ये एरिया जो है काफ़ी संवेदनशील रहा है। हमेशा जो है यहाँ पर देखते हैं आप कि साइक्लोन और फ्लड जैसी जो है स्थिति उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल का, तो इसकी राजधानी कोलकाता है और इसका एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगता है। जैसे कि अगर हम पश्चिम बंगाल की जो बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से बाउंड्री लगता है। ठीक है, अब हम नेशनल लेवल पर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में ये लाया गया था। इसी के साथ अगर हम बात करें तो NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको भी आपको याद रखना होगा। अगर हम बात करें तो जो NDMA होता है यानी कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वापस आते हैं, हम जो करंट अफेयर्स पर हम वापस आते हैं। जो पश्चिम बंगाल के द्वारा जो घोषित किया गया है डिजास्टर फोर्स, उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपदा योद्धा वाहिनी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, आपदा योद्धा वाहिनी। ठीक है, अगले खबर पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। NSG ने महिलाओं के लिए अपना पहला कमांडो कन्वर्जन कोर्स कहाँ शुरू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो पहले NSG को समझिए। NSG की अगर हम बात करें तो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है ना, जिसकी स्थापना 1984 में हुआ था और ये भारत की विशेष जो काउंटर टेररिज्म फोर्स होता है वो है। अगर हम बात करें NSG कमांडो को तो आमतौर पर ब्लैक कैट भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बात में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, NSG भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है, इसे डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे ही रखना है और इसको उसके अंतर्गत ही काम होता है। जितना सारा जो NSG से जुड़े डिसीजन होते हैं वो आपको डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं देखता, ये होम मिनिस्ट्री देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है। तो आपको जो NSG है उसको भारतीय सेना का हिस्सा नहीं मानना और नहीं इसे डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे रखना है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर का, तो इसकी अगर हम स्थिति की बात करें तो हाल ही में हरियाणा में स्थित एक जगह है, वहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो ये जो है शुरू किया गया है। ठीक है, हरियाणा की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है और पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो आप चलिए क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। ये ऑप्शन जो हो गया इसमें आंसर हो जाएगा ए, मानसर, है ना, मानेसर हरियाणा। तो यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले खबर की तरफ चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जनजातीय भाषाओं और संग्रहालय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, खबर है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। तो पहले इस टॉपिक को हम समझते हैं, इसके पॉइंट को समझते हैं। ये जो सम्मेलन है वो जनजातीय भाषाओं और उसकी संस्कृति और संग्रहालयों के संरक्षण के लिए ये जो है किया गया था। अगर हम बात करें भाषाओं की बात आती है तो संविधान की अगर हम बात करें तो 8वीं अनुसूची आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि 8वीं अनुसूची में ही जो है वो भाषा की बात की गई है और वर्तमान में देखा जाए तो 22 भाषाएं जो है वो शामिल है। अगर हम ट्राइब के संदर्भ में देखें तो आर्टिकल 342 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह जो है ये शेड्यूल ट्राइब से संबंधित होता है। अगर हम केंद्र में बात करें ट्राइबल अफेयर के लिए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर अलग से बनाया गया है, जिसका एक अलग मंत्रालय भी है। ये 1999 में बनाया गया था, है ना। तो जितने भी ट्राइबल से जुड़ी हुई समस्याएं होता है, उससे जुड़ी हुई जो योजनाएं होता है, उसका देख रेख भी कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, है ना, जिसका निर्माण जो बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1999 में। ठीक है, अब आते हैं वेन्यू की तरफ कि ये जो आयोजन है, ये जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, किस शहर में जो वो आयोजित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ये, अगर हम बात करें स्टेट तो कर्नाटका, ऑप्शन सी मैसूरी, कर्नाटका में जो ये आयोजन किया गया था। ठीक है, अगली खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। वो खबर है कि जो अनापुरानी सुपर 6 LPG स्कीम जो है वो किस राज्य से संबंधित है ना। अनापुरानी सुपर 6 LPG जो स्कीम है वो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है ना। तो इसको आप अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जो है स्टार मार्क कर लो। तो पहले इस स्कीम को हम समझते हैं और उस तब हम बाद में स्टेट को समझते हैं। पहले जो LPG सिलेंडर से योजना से संबंधित ये स्कीम है, इसको आपको याद रखना होगा। और ये अगर बात करें तो ये तमिलनाडु, है ना, तो तमिलनाडु राज्य ने इसको शुरू किया है, जिसकी राजधानी चेन्नई है। अगर आप स्टेट को तो पता ही चलेगा। अगर हम बात करें तमिलनाडु का तो यहाँ जो है इसकी आधिकारिक भाषा की अगर हम बात करें तो तमिल यहाँ पर बोला जाता है। यहाँ पर कुछ क्लासिकल लैंग्वेज भी जो है वो शामिल है। भारत की तमिल जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज भी है। यहाँ एक प्रसिद्ध जो है क्लासिकल डांस है, जैसे कि भारतनाट्यम। तो ये कहाँ की जो क्लासिकल डांस है तो वो तमिलनाडु की है। अगर बात करें तमिलनाडु के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है और कावेरी नदी जो है यहाँ का कृषि और जल संसाधनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको भी आपको याद करना है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, तमिलनाडु। किस राज्य में शुरू किया गया है ये? तो तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले खबर की तरफ चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, है ना, सुबॉर्डिनेट जुडिशरी में प्रवेश के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की लीगल प्रैक्टिस आवश्यक है? ठीक है,
तो सवाल नंबर जो है 8 है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सुप्रीम जुडिशरी में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का लीगल प्रैक्टिस जो है वो आवश्यक है। ठीक है, यानी कि कितना जो है एंट्री के लिए मिनिमम वर्ष जो है वो घोषित किया गया है, ये आपका सवाल है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत का सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय है। अगर हम बात करें तो ये एक यहाँ पर इससे संबंधित कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जैसे कि आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147, वहाँ पर जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो है बारे में लिखा गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 124 तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित है। वही अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 से जो अपना कार्य जो है वो शुरू किया था, जो नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात करें सुबॉर्डिनेट जुडिशरी से, तो इसमें 3 आर्टिकल आपको याद रखना है। आर्टिकल 233 जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट है वो, आर्टिकल 234 इसमें अन्य जो जुडिशियल सर्विस में जो रिक्रूटमेंट होता है उससे जुड़ा हुआ है, और आर्टिकल 235 जो सुबॉर्डिनेट कोर्ट पर कंट्रोल है, ये आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं जो करंट डेवलपमेंट पर आते हैं, तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो है वो सुबॉर्डिनेट जो जुडिशरी में प्रवेश के लिए जो लीगल मिनिमम जो एज है वो लीगल प्रैक्टिस रखी गई है। ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 3 वर्ष। तो 3 वर्ष जो है वो लीगल प्रैक्टिस के लिए आवश्यक रखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले खबर पर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। गोरखा मुद्दे की अस्थायी राजनीति समाधान के लिए एक हाई लेवल कमेटी जो है वो बनाई गई है। इसके प्रमुख कौन है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन है। हाल ही में गोरखा मुद्दे को अस्थायी राजनीतिक समाधान के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व जो है वो कौन करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम जो गोरखा इश्यू है उसको हम समझते हैं। अगर हम बात करें गोरखा इश्यू तो इसको ज्योग्राफी से जोड़ करके समझना चाहिए। अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख जो संबंध है वो एरिया, अगर बात करें तो दार्जिलिंग और उसके आसपास पहाड़ी क्षेत्रों से रहा है। दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, शायद आप सब लोग जानते होंगे। यहाँ की दार्जिलिंग की अगर बात करें तो दार्जिलिंग टी, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर सबसे पहली बार जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी जीआई जो टैग है वो पहले दार्जिलिंग टी को ही दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें जीआई से संबंधित कुछ प्रमुख कानून है, जैसे कि हम ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 की अगर बात करें तो ये भारत में जो भी जीआई टैग है उससे संबंधित जो भी नियम होता है, जो भी कैटेगरिया होता है उसको ये तय करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा जो है वो प्राप्त है। ठीक है, हम वापस आते हैं सवाल पर, और इस सवाल की अगर बात करें तो हाई लेवल कमेटी का नेतृत्व किससे सौंपा गया है? तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह को जो है वो सौंपा गया है। ठीक है, अगला खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। खबर है कि ICAR NBAGR ने किन नस्लों को स्वदेशी मवेशी नस्लों के रूप में जो है वो पंजीकृत किया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हाल ही में अगर हम बात करें तो जो NBGR है उसने जो है स्वदेशी मवेशी नस्ल के रूप में जो है वो पंजीकृत किया है। तो अगर सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो NBAGR है ये क्या है, तो ये नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स है। इसका अगर हम बात करें हेडक्वार्टर का तो यहाँ ये करनाल हरियाणा में स्थित है। यानी अगर हम बात करें तो यह ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत जो है वो कार्य करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो भारत के जितने सारे एनिमल जेनेटिक रिसर्च है उसका पहचान करना है और मूल्यांकन करना है और फिर संरक्षण जो है वो प्रदान करना है। अगर हम बात करें तो ICAR भारत में जो है वो एग्रीकल्चर रिसर्च और उससे जुड़ी हुई जो भी एजुकेशन से जुड़ी हुई जो भी है उसका ये काम करती है। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत की पुरानी और प्रसिद्ध अगर हम बात करें तो इंडिजियस कैटल ब्रीड जो होता है वो गिर है ना, गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, फिर कांकरेज, ये सारे आपको नाम जो है वो याद रखने होंगे। ठीक है, इनमें सबसे जो प्रमुख है वो गिर है, जो कि गुजरात से संबंध है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पुरानी प्रसिद्ध ब्रीड, तो आपका सवाल नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्योंकि ये NBGR आया है तो आपको ये नस्ल जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये कौन से स्वदेशी जो मवेशी नस्ल की है वो उसको पंजीकृत किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना, उमरदा, पेरियार, कोपल, महाकौशल। ठीक है, बहुत ही बड़ा है, जैसे आंसर क्या हो गया, उमरदा, पेरियार, कोपल और महाकौशल, इसको जो है ये स्वदेशी मवेशी नस्ल के रूप में जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है। तो दोस्तों आज की खबर को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।